वेलकम इन साइंस के स्टडी 1024। मैं हूं एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस क्लास 8th के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 7। इस चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इससे पिछले पार्ट में यानी पार्ट नंबर 6 में हमने देखा था एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक का सॉल्यूशन। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है और इसके अलावा चैप्टर 1, 2 एंड 3 भी अपलोड कर चुका हूं मैं, तो अगर आपने इनकी भी वीडियो नहीं देखी है तो इन सब की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आप मैथ्स वाले चैनल पे विजिट करना चाहते हैं तो उसका नाम है AK स्टडी 1024। यहाँ पर होम सेक्शन पे आपको क्लास 8th की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक का सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्युमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन। मतलब कि क्या तुम नींबू के अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में स्टोर कर सकते हो, एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो नींबू का अचार होता है ये खट्टा होता है, मतलब इसमें एसिड होता है। ठीक है, तो ये एसिडिक होता है। और जो एल्युमिनियम है ये एक मेटल है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ आसानी से रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट बना देते हैं। अब हो सकता है ये मेटल सॉल्ट हमारे लिए नुकसानदायक हो जब हम उस अचार को खाएं, इसीलिए हम नींबू के अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रख सकते। तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है नो वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्युमिनियम यूटेंसिल बिकॉज एल्युमिनियम इज अ मेटल एंड द पिकल इज एसिडिक इन नेचर। Metal react with acids to produce metal salts and hydrogen gas, so the pickle can be spoiled in the aluminum utensil। मतलब कि नहीं, हम नहीं रख सकते हैं नींबू के अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में, क्योंकि जो एल्युमिनियम है ये एक मेटल है और जो अचार है वो एसिडिक होता है नेचर में। और जो मेटल्स हैं ये आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं एसिड के साथ, और ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये मेटल का सॉल्ट जब हम खाएंगे तो ये हमें नुकसान कर सकता है, इसीलिए जो अचार है, ठीक है, वो स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खाने लायक नहीं रह जाएगा, इसीलिए हम उसको एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बोला गया है इन दी फॉलोइंग टेबल सम सब्सटेंसेस आर गिवन इन कॉलम 1, इन कॉलम 2 सम यूजेस आर गिवन, मैच दी आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। मतलब कि यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 में कुछ सब्सटेंस हैं और कॉलम 2 में उनके कुछ यूजेस हैं, कहाँ कहाँ वो यूज़ होते हैं, हमें इनको मैच करना है। तो सबसे पहले है गोल्ड, ठीक है, यानी सोना। तो आप जानते हैं गोल्ड का यूज़ होता है ज्वेलरी बनाने में, तो सिंपल सी मैचिंग हो जाएंगी इसकी ज्वेलरी से। इसके बाद यहाँ पर क्या है, आयरन है। तो आयरन से हम बहुत सारे मशीन के पुर्जे बनाते हैं, मशीनरी में काम आता है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसकी मैचिंग हो जाएगी मशीनरी से। इस तरह से एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम को हम कहाँ यूज़ करते हैं, रैपिंग फूड, ठीक है, एल्युमिनियम की फॉइल वगैरह हम बनाते हैं। ठीक, जो कार्बन है इसका यूज़ फ्यूल की तरह किया जाता है, जैसे लकड़ी में बहुत सारा कार्बन पाया जाता है, कोयले में कार्बन पाया जाता है, तो इनका यूज़ हम ईंधन की तरह करते हैं। पेट्रोल डीजल में भी बहुत सारा कार्बन पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो कॉपर है इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिक वायर बनाने में। मरकरी, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, थर्मोमीटर्स बनाने में। ठीक है, जो डॉक्टर के पास थर्मोमीटर होता है उसमें आपने देखा होगा कि मरकरी यानी कि पारा होता है जो हीट से ऊपर चढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था मैचिंग वाला, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें बोला गया व्हाट हैपन्स व्हेन, मतलब क्या होता है जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट। मतलब कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम एक कॉपर के प्लेट पे उड़ेल देते हैं। तो इसका आंसर है व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज poured on a copper plate, copper sulfate is made and hydrogen gas is evolved as per the following chemical equation। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर के प्लेट पे डालते हैं तो वहाँ पर कॉपर सल्फेट बनता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन में देखो यहाँ पे दिखाया भी है मैंने। ठीक है, हमारे पास क्या है, कॉपर की प्लेट, इसमें हमने क्या डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये था इसका पार्ट ए। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में बोला गया व्हाट हैपन व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट वर्ड इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। मतलब कि क्या होता है जब लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट
सॉल्यूशन में डाल देते हैं और हमें जो होता है उसकी वर्ड इक्वेशंस भी लिखनी है। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसका आंसर देने के लिए आपको याद होना चाहिए कि जब मैंने इस चैप्टर की पार्ट नंबर 5 वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता था। तो यहाँ पर क्या है, जो आयरन है ये हाई रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो ये आयरन जो है ये कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर में हम लिखेंगे बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि जो आयरन है ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। सो व्हेन आयरन नेल्स आर poured in copper sulfate solution, it displaced the copper from copper sulfate solution and ferrous sulfate it made as per the following chemical equation। मतलब कि जब हम आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट में प्लेस करेंगे तो क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और वहाँ पे फॉर्मेशन होगी फेरस सल्फेट की। ठीक है, रिएक्शन में आप देख सकते हो हमें वर्ड इक्वेशन लिखनी है, सिंबल में नहीं लिखना है। तो यहाँ पे आयरन है हमारे पास, आयरन को हमने कॉपर सल्फेट में डाला तो यहाँ से फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा, यानी कॉपर डिस्प्लेस हो गया। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें बोला गया है सलोनी टूक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व इन ए टेस्ट ट्यूब। मतलब जो सलोनी है ये क्या करती है, चारकोल जो जल रहा है उसको कलेक्ट करती है और जो उसमें से गैस निकल रही है वो एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी कर लेती है। ठीक, इसके बाद 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस एक्टिविटी के ऊपर। पहले में पूछा गया है हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ गैस। मतलब जो गैस उसमें से निकल रही है उसका नेचर, यानी कि वो गैस एसिडिक है या बेसिक है, ये वो कैसे बताएगी। और दूसरे पार्ट में बोला गया है राइट डाउन वर्ड इक्वेशंस ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। मतलब कि इस प्रोसेस में जो रिएक्शन हो रही है उनकी हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो पहले पार्ट की बात करते हैं, वो नेचर कैसे फाइंड आउट करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा एड सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब इन विच द गैस इज कलेक्टेड। मतलब जिस टेस्ट ट्यूब में उसने गैस कलेक्ट की है उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लो। देन कवर द टेस्ट ट्यूब एंड सेक इट वेल। उसके बाद टेस्ट ट्यूब को कवर कर लो सही से, उसका जो मुंह है, और उसको अच्छी तरह से सेक कर लो। नाउ टेस्ट द सॉल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस। अब जो वहाँ पर उस धुएं और पानी का सॉल्यूशन बना उसको दोनों लिटमस यानी कि रेड एंड ब्लू दोनों टाइप के लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करो। ठीक है, टेस्ट करने के बाद आप क्या देखोगे, ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड, यानी कि जो टेस्ट करोगे आप उसके बाद आपको नजर आएगा कि जो ब्लू वाला लिटमस पेपर था वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है, विच शोज दैट द गैस इज एसिडिक इन नेचर। और हमें पता है कि कोई चीज़ अगर ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे तो इसका मतलब है कि वो एसिडिक होती है नेचर में। अब क्योंकि यहाँ पे ब्लू से रेड में ही कन्वर्ट हो रहा है तो इससे हमें पता लगता है कि जो गैस है वो एसिडिक होगी नेचर में। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में बोला गया था इक्वेशन लिखने को। ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चारकोल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। पहले क्या था, चारकोल बर्निंग यानी जल रहा था, तो जाहिर सी बात है चारकोल में कार्बन होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। जब भी कोई चीज़ जलती है तो इसका मतलब है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। ठीक, तो मतलब जलाने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखानी है हमें। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है। अब इसी गैस को उसने कहाँ इकट्ठा किया था, टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद वाटर, और हमने टेस्ट ट्यूब में क्या डाला था, पानी। ठीक है, यानी कि हमने वाटर डाला था ना यहाँ पे, आप देखो। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करा जाता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है जो कि एसिडिक होता है नेचर में, और इसीलिए जो ब्लू लिटमस था वो रेड में कन्वर्ट हुआ था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसमें हमने पानी डाल के अच्छे से उसको शेक किया था, तो यहाँ से कार्बोनिक एसिड बना, और जो ये कार्बोनिक एसिड है ये क्योंकि एसिड है तो जाहिर सी बात है एसिडिक होगा नेचर में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया वन डे रीता वेंट टू ए ज्वेलर शॉप विद हर मदर। मतलब रीता नाम की कोई लड़की है जो अपनी मदर के साथ ज्वेलर के शॉप पे जाती है। हर मदर गेव ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। उसकी जो मदर हैं वो ज्वेलर को यानी जो सुनार है उसको गोल्ड की ज्वेलरी देती हैं पॉलिश करने के लिए। नेक्स्ट डे व्हेन दे बॉट द ज्वेलरी बैक दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। अगले दिन जब उन्हें ज्वेलरी वापस मिलती है तो देखते हैं कि थोड़ी सी कमी है वेट में जो उन्होंने दिया था उससे। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा गया कैन यू सजेस्ट अ रीजन फॉर द लॉस इन वेट। क्या तुम बता सकते हो कि क्या कारण है कि जो ज्वेलरी थी उसके वेट में थोड़ा सा कमी आ गई है, लॉस हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड ज्वेलरी आर पॉलिश्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ एक्वा रीजिया
मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब कि जो गोल्ड की ज्वेलरी है जब उनको पॉलिश किया जाता है तो एक सॉल्यूशन की मदद से उन्हें साफ किया जाता है पहले, ठीक है, और उस सॉल्यूशन का नाम है एक्वारिजिया। एक्वारिजिया एक मिक्सचर होता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। ये जो मिक्सचर है ये गोल्ड को अपने अंदर घोल सकता है। तो होता क्या है, द आउटर लेयर ऑफ द गोल्ड डिजोल्व इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड द इनर शाइनी लेयर इज विजिबल। मतलब कि जो आउटर लेयर थी गोल्ड की, जो गोल्ड की ज्वेलरी थी जो कि गंदी हुई पड़ी थी, वो एक पतली सी परत उसकी घुल जाती है, ठीक है, और जो नीचे की परत होती है चमकीली वो दिखने लगती है। तो जो हल्का सा गोल्ड ऊपर वाली परत वाला घुल गया, उसी की वजह से ज्वेलरी का वेट में कमी आई है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ अपर लेयर ऑफ ज्वेलरी इट्स वेट इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैप्टर की फुल प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर की फर्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।